Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today we are providing you mathematical reasoning classes. मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंट कर दिया है. अभी तक जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी वो सारी कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस थी. So I was not attracting the audience of the different subjects. जो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, कंप्यूटर साइंस है, आपका फिजिक्स है, कुछ और जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके कंप्यूटर है, साइंस है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन लोगों के जो लोग पीजीटी एचटेट पीजीटी पे देना चाह रहे हैं पेपर, तो उन लोगों को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो हमारा कॉमन सेक्शन नहीं था. बट अगर जब आप देखें तो एचटेट पीजीटी के पेपर में आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं बेसिकली: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, एंड थर्ड इज जनरल एप्टीट्यूड और आपका मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव रीजनिंग और आपका जीके, एंड द फोर्थ सेक्शन इज रिलेटेड विद योर जो मेन सब्जेक्ट है. तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा आप लोगों के लिए कि जो कॉमर्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तो मैं वीडियोस डाल ही रही हूँ, बट बाकी लोगों की भी थोड़ी सी अगर हेल्प मैं करना चाहती हूँ तो बेसिकली उसके लिए मैं मैथमेटिकल रीजनिंग का सेक्शन लेकर आई हूँ. इसमें हम मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. ये मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके थर्ड सेक्शन, दैट इज आपका जो एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जिसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो कंसेप्ट आता है, जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सेक्शन हम कवर करेंगे. और मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए कि मैथ्स का जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे आपको फोकस करवा पाऊं और उन पे आपका कंसेप्ट डेवलप कर पाऊं, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट अगर समझ आ जाता है तो आप फॉर्मूलेज यूज करके उस कंसेप्ट से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे. ठीक है. बेसिकली दिस मैथमेटिकल रीजनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एचटेट पीजीटी कॉमन सेक्शन. जितने भी लोग एचटेट पीजीटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं इस जान में, उसमें जो भी सेक्शन ये कॉमन सेक्शन है सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो उन सभी के लिए बहुत जरूरी है. एज वेल एज जो लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं पेपर 1, उनके पेपर 1 में मैथमेटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन आता है वो बहुत जरूरी होता है. ठीक है. तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, हर सब्जेक्ट में अपना पूरा फोकस डालें. तो दोनों ही स्ट्रीम जो भी लोग जिस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन सबकी हेल्प कर रही हूँ. बट आई ऑल्सो वॉन्ट योर हेल्प कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बेटा आप ही के लिए वो हेल्पफुल होता है कि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे आप ही को ऑन टाइम वीडियोज़ मिल पाएंगी. ठीक है. तो बेसिकली हमारा अटेम्प्ट यही है कि हमें लर्न करना है प्राक्षी क्लासेस के साथ, बट दिस लर्निंग इज रिलेटेड ओनली विद द कंसेप्ट्स. यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और हमें क्रैक करना है अपने एग्जाम को. ठीक है. आज की इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, वो आपके एनटीए नेट पेपर 1 जो आपका 2019 दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. बट ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो वही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जिसमें आपके मैथ्स के फॉर्मुलेज यूज हो रहे हैं. ठीक है. तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं वही मैं आप लोग के साथ पहले डिस्कस करूंगी. उसके बाद जब आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, एक बेस रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे अपने कंसेप्ट को. ठीक है. चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास में. ठीक है. ओके. हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ये बेटा आपका एनटीए नेट पेपर 1 6 दिसंबर जो 2019 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन क्या है? अ सर्कल हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ द स्क्वायर. सर्कल एंड स्क्वायर की बात बोली है कि एक सर्कल जो है उसका सेम एरिया है किसका? जो स्क्वायर का एरिया है. और जो स्क्वायर है उसका एक डायगोनल है और वो कितनी लेंथ का है? 11 सेंटीमीटर का है. तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल? दिस इज योर सर्कल. ये एक सर्कल है, इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है? स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. और ये जो स्क्वायर है इसका एक डायगोनल दिया हुआ है. डायगोनल कितने सेंटीमीटर का है? 11 सेंटीमीटर का है. तो आपको क्या जानना है? आपको निकालना है कि ये सर्कल का जो डायमीटर होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, ये आपको निकालना है. अगर आप देखें, आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसमें अगर कुछ भी चीज इक्वल है तो आपको पहले इक्वेट करनी है. इक्वेट करके आप किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल पाएंगे. इसमें अगर ध्यान से देखें बेटा, इसमें जो सर्कल होता है, सर्कल में रेडियस होता है, और जो स्क्वायर होता है उसमें तो कोई रेडियस का कंसेप्ट नहीं है. दैट मीन्स यहाँ जो हमारा वेरिएबल है वो रेडियस है. ठीक है. तो हमें वेरिएबल रेडियस की वैल्यू निकालनी है.
और यहाँ पे जो चीज बोली गई है वो बोली गई कि एरिया सर्कल का एरिया जो है दोनों का इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। जो लोगों को नहीं पता क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ भी नहीं आता, आप लोग मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू रखें। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन। आइए बेटा, देखो मेरे पास एक सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रखना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये मेरे पास स्क्वायर है, क्या एरिया होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड। साइड को हमने ले लिया ये एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है बेटा, ये भी एक्स है और बेटा ये भी एक्स है। तो 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर में, तो हमने साइड को क्या ले लिया? एक्स। तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, दैट इज एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर उन्होंने बोला कि स्क्वायर में एक डायगोनल है बेटा, ये रहा डायगोनल। ये कितने सेंटीमीटर का है? 11 सेंटीमीटर का। अब मैंने बोला कि अब हम राइट एंगल ट्राइंगल निकाल रहे हैं। कहां से? स्क्वायर में से। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो हर एक चारों कॉर्नर्स में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। राइट, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, पूरा। बट अगर आप ट्राइंगल की बात करें तो बेटा ट्राइंगल में एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे आपका जो मिड वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया? बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इन्होंने क्या लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होती है हाइपोटेन्यूस थ्योरम। ठीक है, एच का स्क्वायर ही रहने दिया। ठीक है, एच अभी हमें नहीं पता। एच वैसे तो हमें पता है 11 सेंटीमीटर है, बट अभी हमने एच को एच ही रहने दिया। बेटा पी क्या है? पी क्या है? साइड है ये तो स्क्वायर की साइड को आपने क्या माना था? एक्स। तो पी का स्क्वायर क्या है? एक्स का स्क्वायर। बेस क्या है बेटा? साइड को आपने क्या लिया है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हुआ तो कितना हुआ? 2x स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अभी ये एच स्क्वायर है 2x स्क्वायर। बेटा एच स्क्वायर क्या है? 2x स्क्वायर। मेरे को बेटा अगर स्क्वायर हटाना है तो खाली h बच गया। अगर एक तरफ स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है? अंडर रूट लग जाता है। तो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक है, अब h की वैल्यू निकालो। h इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट में है, इसका मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो खाली बचा x, तो x बाहर आ गया। बट ऑलरेडी अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 अंदर ही रहा। क्या है बेटा? ये अंडर रूट 2x स्क्वायर है। बेटा ये तो x स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर्ड वैल्यू अंडर रूट में होती ही नहीं है, हमेशा एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी। तो x बाहर निकल गया, 2 अंदर बच गया अंडर रूट में, तो x रूट 2 आ गया। तो h क्या है हमारा? x रूट 2 आ गया। बट अगर आप देखें जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है 11 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया? मैंने h की जगह क्या पुट कर दिया? अब 11। तो बेटा x की वैल्यू कैसे आ गई? ये रूट 2 x के साथ इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बेटा ये x रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके रूट 2 के साथ क्या, रूट 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 को रूट 2 से डिवाइड करना है। रूट 2 की वैल्यू आती है, आप अगर अपने कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर लेना, रूट 2 की वैल्यू आती है 1.41। ठीक है, 11 को अगर 1.41 से डिवाइड करोगे तो इट इज 7.8। नहीं तो अगर आपके पास वैसे कैलकुलेटर्स तो होते नहीं है, आप लोग को अलाउड नहीं है, तो इसमें रूट 2 कैसे आप निकाल सकते हो? तो 2.00। अब आपको क्या करना होता है? अब आपको ग्रुपिंग करनी होती है, स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट मैं आपके अगर हो सके तो वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो बेसिकली मुझे लगता है आप लोग को मोस्टली आता होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बेटा पॉइंट के बाद जो है वो आपका राइट साइड से ग्रुपिंग होती है। स्क्वायर रूट में हमेशा जो ग्रुपिंग की जाती है वो 2-2 की ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, और पॉइंट के इधर वाली तरफ लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग की जाती है। तो यहाँ पे एक ही बंदा है तो एक ही ग्रुप होगा। अब 2 किसका स्क्वायर है? किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। तो 2 में से 1 गया 1। अब क्या करना है? ये 1 इस 1 में ऐड कर दो, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, पॉइंट उतरा नीचे? पॉइंट तो नीचे उतरता नहीं, पर अब ये 0 0 उतरेंगे। यहाँ पॉइंट लगा है तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। अब ये देखो 2 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 100 बन जाए? अगर मैं 22 इंटू 2 करूंगी तो 44 होता है। अगर मैं 23 इंटू 3 करूंगी, 3 3 दा 9, 3 2 दा 69 होता है। अगर मैं 24 इंटू 4 करूंगी, 4 4 दा 16, 4 2 दा 8 + 1 96। दैट मीन्स 24 यहाँ और 4 यहाँ, तो 96।
फिर आपका क्या हो जाएगा 4, फिर 2 0 0 लगा दो, फिर ये नीचे उतरेगा, तो अब दैट मीन्स आंसर क्या आ रहा है 1.4। तो √2 का आंसर कितना आता है 1.4। ठीक है, अब 11 को अगर मैं 1.4 से डिवाइड करूंगी तो 7.8। ये 7.8 आ क्या रहा है, x आ रहा है। एंड व्हाट इज x? x तो बेटा साइड है स्क्वायर की, हमें तो सर्कल निकालना है, सर्कल का डायमीटर निकालना है, तो यहां क्वेश्चन नहीं खत्म होता। ठीक है, अब जब मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, तो 7.8 इंटू 7.8 इज इक्वल टू 60.84। ये अभी भी एरिया स्क्वायर का आया है, हमें तो डायमीटर निकालना है, दैट मीन्स रेडियस निकालना है। अभी भी हम क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे। अब उन्होंने बोला कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल होता है, तो स्क्वायर का एरिया तो 60.84 निकल गया, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, 60.84 का 60.84 ही रहने दिया। बेटा पाई किसके इक्वल होता है 22/7 के, और मेरे ख्याल से ये समथिंग 3.14 होता है। ठीक है, एक बार आप डिवाइड करके देख लेना, 7 3 21 1 0 पॉइंट, ठीक है, 7 1 7 3 0 7 4 28, हाँ 3.14 ही होता है। याद रखना पाई का अगर डेसिमल वैल्यू पूछनी है तो 3.14, और अगर वैसे पूछना है फ्रैक्शन फॉर्म में तो 22/7। तो हमने पाई की जगह क्या लिखा 22/7, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहने दिया। बेटा ये 60.84 यहाँ इज इक्वल टू 22/7 है, ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो 7 जो है, जो नीचे है वो उधर जाके क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो 22 ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा। तो 60.84 में जो 7 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो 22 है वो डिवाइड हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.36। ये अब क्या आ रहा है आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19.36। बेटा अब स्क्वायर से मुझे हटाना है, स्क्वायर स्क्वायर हटाना है तो उस तरफ क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 19.36 का आप क्या करेंगे अंडर रूट। अब ध्यान समझना 19.36 का अंडर रूट कैसे, मैंने अभी क्या बताया, डेसिमल के इस तरफ अगर बात होंगी तो राइट साइड चलेंगे बेटा, पहला ग्रुप ये रहा, अगर 2 0 और लगाना चाहते हो दूसरा ग्रुप ये रहा। ठीक है, और डेसिमल की इस तरफ की बात होगी तो लेफ्ट से चलेंगे, दैट मीन्स एक पूरा ग्रुप ये रहा। अब 19 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है। 1 इंटू 1 1 होता है बहुत छोटा, 2 इंटू 2 4 होता है बहुत छोटा, 3 इंटू 3 9 होता है बहुत छोटा, 4 इंटू 4 16 होता है ये भी छोटा है, और 5 इंटू 5 25 ये बड़ा है। दैट मीन्स लास्ट फिगर क्या है 4 इंटू 4 16। बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे 19.36 का अंडर रूट निकाला 4 4 16, ये कितना हुआ 3, ये पूरा का पूरा एक बार हमेशा याद रखना पूरा ग्रुप उतरेगा। 331 पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब ये 4 जो था इस 4 में ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स ये 8 आ गया। अब इस 8 के साथ क्या यहाँ मल्टीप्लाई करें और यहाँ क्या पुट करें, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। बेटा 8 के साथ अगर मैं 1 को 81 इंटू 1 कर रही हूँ तो 81, 82 इंटू 2 कर रही हूँ तो 2 to the 4 8 to the 16, अगर मैं 83 इंटू 3 कर रही हूं तो 3 3 द 9, 8 3 द 24, और अगर मैं 84 पॉइंट इंटू 4 कर रही हूं तो 4 4 द 16, 8 4 द 32 है ना, 33 336। बेटा 336 तो इससे बड़ा है, दैट मीन्स 4.3, तो 4.3 आपका 249 आ रहा है। कटेगा, जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे 0 0 एक और पेयर उतरेगा, फिर यहाँ पे समथिंग 4.35 आएगा या 4.36 आएगा, ये वैल्यू आ रही है, जिसको मैंने अप्रॉक्स ले लिया 4.4। अगर आप देखें तो मेरे उसमें 4.4 आ रहा है, बट अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो 4.35 या 6 आएगा या 7 आएगा। तो उसको मैंने क्या कर दिया, जब हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू होती है, 5 होता है 6 होता है 7 होता है 8 होता है 9 होता है, तो उस टाइम हम क्या कर देते हैं अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं और इस वैल्यू को रेज कर देते हैं। तो 4.37 को मैंने लिख दिया 4.4, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4.4 आर लिख दिया। आप 4.37 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बेटा अभी रेडियस निकला है, अभी भी क्वेश्चन स्टॉप नहीं हुआ है क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है। एक सर्कल जो होता है ये उसका मिडल पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से लेकर जो सर्कल की बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस, उस लाइन को जो टच करता है वो रेडियस होता है,
और इधर से भी अगर मैं इधर बना दूं तो रेडियस। ये जो पूरा सर्कल की बाउंड्री लाइन टू बाउंड्री लाइन तक जो टच करता है, सेंटर को क्रॉस करते, ये पूरा डायमीटर होता है। इसका मतलब जो डायमीटर होता है वो किसका ट्वाइस होता है? रेडियस का। अगर मैं एक रेडियस हीरा और एक रेडियस हीरा दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा क्या बनता है? डायमीटर। तो इसका मतलब 4.4 में 4.4 ही ऐड कर दूं तो कितना बन गया? 8.8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो डायमीटर है सर्कल का वो 8.8 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? वापस से अगर हम क्वेश्चन पे जाएं बेटा, तो क्वेश्चन में आपके पास 8.8 डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो रेडियस लिया था, जो अंडर रूट लिया था, वो 4.37 या 4.6 आ रहा था या 4.38 आ रहा था, तो आपने उसको अप्रॉक्स कर दिया था 4.4। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 8.8। बेटा इसमें 8.8 नहीं है, बट अगर आप देखें तो आसपास की वैल्यू क्या है? 8.7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 8.7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है सर्कल का? 8.7 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेशन कैन बी वैलिड, बट आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेटा अप्रोक्सीमेशन में कि ये थोड़ा सा ये आपको सोचना है कि ऑप्शंस आपको एक बार थोड़े से देखने पड़ेंगे तभी अप्रोक्सीमेशन लगाना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मेरा आंसर चाहे 8.2 भी आ जाएगा, चाहे 8.6 भी आ जाएगा, चाहे 8.9 भी आ जाएगा, तब भी जो ऑप्शन होगा वो 8.7 ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है 8 की लाइन में। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड ओनली व्हेन द ऑप्शंस आर डिफरेंट। ऑप्शंस अगर बहुत ज्यादा आसपास सिमिलैरिटी के होंगे तब आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ नहीं किया है, स्क्वायर का कंसेप्ट देखा है, स्क्वायर बनाया, उसमें पता चला पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमें साइड ऑफ स्क्वायर का पता चला, साइड ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ स्क्वायर का पता चला, और एरिया ऑफ स्क्वायर को यूज करके एरिया ऑफ सर्कल निकाला। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के बाद उसका रेडियस निकाला, और रेडियस निकालने के बाद डायरेक्टली डायमीटर आ गया। बस थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि कहाँ पे स्टॉप होना है। बीच में कहीं पर भी, जैसे अगर आप देखें तो ये 7.8 जो वैल्यू है ये हमारी भी आई थी। अगर मैं देखूं कि 7.8 वैल्यू आ गई और ऑप्शन में भी है तो इसका मतलब यही डायरेक्ट आंसर है। नो बेटा, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि 7.8 इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, हाउ इट कैन बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसलिए ऑप्शंस आपको बीच में से कोई भी वैल्यू दे सकती है। हो सकता है 60.84 दिया हो, कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है। तो कहां पे आपका आंसर स्टॉप हो रहा है वही आपकी फाइनल वैल्यू है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका एनटीए-नेट पेपर 1 में आया हुआ है 6 दिसंबर 2019 में। ठीक है, आपके डिफरेंट कोड्स होते हैं पेपर के, उसमें आए हुए हैं ये कोड्स में। ठीक है, अब ये समझ लो क्या क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर है, उसने रेफ्रिजरेटर को बेचा कितने रुपए पे? 22,000 रुपीज पे, एंड उसने प्रॉफिट कमाया 10%। इसका मतलब है ये जो रुपीज 22,000 है ये रेफ्रिजरेटर का सेलिंग प्राइस है। जो शॉपकीपर होगा उसने भी तो रेफ्रिजरेटर कहीं से खरीदा होगा। दैट मीन्स जो सीपी होगा कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और एसपी को क्या बोलते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। उसने बोला मैंने 22,000 रुपए का बेचा, और 22,000 रुपए को जब मैंने 22,000 रुपए का बेचा तो मैंने 10% का प्रॉफिट कमाया। बेटा प्रॉफिट तो आप तभी कमाओगे ना जब आपने जो चीज खरीदी थी वो सस्ती में खरीदी थी, और जब आपने उसको बेचा तो ज्यादा पे बेचा। मेरी बात समझ आ रही है? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा था किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, लॉस कब होता है? लॉस होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा था सेलिंग प्राइस पे, कि आपने उस चीज को खरीदा ज्यादा पे था और बेचा कम पे। ये चीज याद रखना, ठीक है। दोबारा बता रही हूं कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, आपने खरीदा, कॉस्ट मतलब जो मैंने जितने पे खरीदा, मेरी कॉस्ट प्राइस अगर कम थी और सेलिंग प्राइस मैंने बेचा उसको ज्यादा पे, तो प्रॉफिट है। सॉरी, ठीक है। और अगर मैंने खरीदा ज्यादा पे और बेचा उसको कम प्राइस पे तो क्या है? लॉस है। ये चीज याद रखना। तो उसने ये बात बोली कि मैंने 22,000 रुपए पे बेचा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, पर जब मैंने बेचा तो मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इनडायरेक्टली कॉस्ट प्राइस कम आएगा 22,000 से, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। अब वो ये जानना चाह रहा है कि यही रेफ्रिजरेटर को मैं कितने सेलिंग प्राइस पे बेचूं अगर मुझे 18% का प्रॉफिट चाहिए। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स एक बार ये बोल रहा है कि मैंने जब रेफ्रिजरेटर को बेचा तो 22,000 रुपए पे बेचा और प्रॉफिट कमाया 10%। अब आप मुझे ये बताओ कि ये रेफ्रिजरेटर को मैं कितने रुपए पे बेचता अगर मुझे प्रॉफिट कितना होता? 18%। तो
आपको सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है बेटा। एसपी गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। आप प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, अब आपको पहले क्या निकालना है, सीपी, कि बेचा तो इतने का था, प्रॉफिट इतना था, तो खरीदा कितने का था, तो सीपी आ जाएगा। उस केस में जब सीपी आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर आज भी उतने का है, प्रॉफिट अब आप कितना कमाना चाहते हो, 18%, तो बेचना कितने पे चाहते हो, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसका मतलब पहले आपको सीपी निकालना है, जो रेफ्रिजरेटर जितने का खरीदा था आज उसको जब बेचने जाना है वो कितने का जाना है, तो सेलिंग प्राइस बाद में निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, जो कर सकता है वो अपने आप करो, जो नहीं कर सकता वो मेरे साथ डिस्कस वो वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए बेटा देखो, आप ऐसे क्वेश्चन किया करो कि पहले लिख लिया करो आपके पास क्या क्या गिवन है। सेलिंग प्राइस 22,000 का आपको गिवन है, सीपी खरीदा कितने का था वो नहीं पता, प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है 10% है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपका प्रॉफिट से निकलता है। क्या निकलता है, याद रखना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट पे। तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो चीज हमने बेची ज्यादा पे और खरीदी कम पे, तो यही तो डिफरेंस होता है प्रॉफिट का। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं, वो हमारा प्रॉफिट होता है, डिवाइडेड बाय जो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। दोबारा बता रही हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितनी गिवन है, 10%, तो 10% को आप कैसे लिखते हैं बेटा, 10/100, ठीक है। एसपी कितने रुपए का बेचा है, 22,000 रुपए का, सीपी पता नहीं, तो सीपी को सीपी रहने दिया, सीपी पता नहीं, सीपी को सीपी रहने दिया। अब ध्यान से देखना है, ये 0 से एक 0 कट गया, तो बचा क्या, 1/10 इज इक्वल टू 22,000 माइनस सीपी अपॉन सीपी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है बेटा, ये जो सीपी की वैल्यू है वो उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो 10 डिवाइड में आ रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को अगर मैंने सीपी से मल्टीप्लाई किया तो सीपी, 10 को मैंने 22,000 से मल्टीप्लाई किया तो 2,20,000। बेटा ये जो 10 है ये दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा, 22,000 के पास भी जाएगा और सीपी के पास भी जाएगा। तो 10 को जब मैंने 22,000 के पास बेचा तो 2,20,000, माइनस का माइनस, और 10 को जब सीपी के पास बेचा तो 10 सीपी, ठीक है। यहां तक क्लियर, ये वही चीज हुई है, 1 इंटू सीपी सीपी, 10 इंटू 22,000 2,22,000, और 10 इंटू सीपी माइनस 10 सीपी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, एक तरफ वेरिएबल ले जाओ एक तरफ कांस्टेंट। बेटा ये 2,20,000 इज अ कांस्टेंट नंबर, सीपी और 10 सीपी इज अ वेरिएबल। सीपी वेरिएबल क्यों है, सीपी की वैल्यू तो निकालनी है, वेरिएबल वही तो होता है जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीपी का सीपी रहने दिया, माइनस 10 सीपी उधर आ गया, बेटा माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 सीपी इज इक्वल टू 2,20,000। एक सीपी में 10 सीपी को ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 11 सीपी इज इक्वल टू 2,20,000। सीपी का सीपी रहने दिया, ये 11 मल्टीप्लाई हो रहा है सीपी से, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2,20,000 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 20,000। इसका मतलब है जो रेफ्रिजरेटर मैंने 22,000 रुपए पे बेचा है, वो रेफ्रिजरेटर खरीदा कितने पे है, 20,000 पे। क्लियर हुआ, राइट। अब वो ये जानना चाह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर मैंने 20,000 पे खरीदा है, अगर मुझे इसमें प्रॉफिट कमाना है 18% का, तो इसको बेचूं कितने प्राइस पे, ठीक है। अब आगे करो, अब देखो, अब चीजें बदल गई। कॉस्ट प्राइस जो रेफ्रिजरेटर का है वो 20,000 है, उसको कितने रुपए पे बेचना है, सेलिंग प्राइस कितना जानना है, क्वेश्चन मार्क, और प्रॉफिट कितना कमाना है, 18%। फिर से आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। इस बार प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है बेटा, 18%, तो उसको आप क्या लिखते हैं, 18/100। एसपी वो तो निकालना है कितने रुपए पे बेचना है, तो एसपी का एसपी। सीपी कितने रुपए पे खरीदा है, 20,000 पे, तो 20,000, सीपी 20,000। इसका बेटा मतलब क्या है कि 18/100 इज इक्वल टू एसपी कितने पे बेचना है पता नहीं, और 20,000/20,000। बात क्लियर हुई। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करना है और उस वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई करना है। 18 को जब आपने 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो 3,60,000 होता है। 100 को आपने एसपी से मल्टीप्लाई किया तो 100 एसपी होता है, और 100 को आपने 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है आपके पास, 20 लाख। इसका मतलब 3,60,000 इज इक्वल टू 100 एसपी माइनस 20 लाख, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। बेटा ये देखो 3,60,000 और -20 लाख ये कांस्टेंट है, तो -20 लाख अगर उधर आएगा तो +20 लाख हो जाएगा। तो 3,60,000 में 20 लाख को ऐड किया और इज इक्वल टू 100 SP। 23,60,000 इज इक्वल टू 100 SP। 23,60,000 को 100 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 23,600 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 23,600 रुपए। इसका मतलब है कि जो रेफ्रिजरेटर उसको 20,000 रुपए पे पड़ा था, उसने जब उसको 22,000 रुपए पे बेचा था तो उसने प्रॉफिट कमाया था 10%। जो रेफ्रिजरेटर 20,000 का है उसको अब किस पे बेचना है, कितने रुपए पे बेचना है, 23,600 पे बेचना है अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 18%। तो कितने रुपए पे बेचना है यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इट इज 23,600। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या करेक्ट ऑप्शन है, 23,600। क्लियर हुआ पॉइंट? कहीं पर भी आपको कोई भी स्टेप क्लियर ना हो, कहीं पर कोई भी डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ये क्वेश्चंस आपके HTET PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो लोग TGT मैथ्स के लिए जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आपको अगर फॉर्मुलेज आते होंगे अच्छे से आप आराम से कर जाओगे। कंसेप्ट विथ फॉर्मुलेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस फॉर द आंसर। आंसर को पाने के लिए जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप आंसर को नहीं ढूंढ पाओगे। क्लियर हो रहा है? सो ठीक है, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, मैं आप लोग के साथ और क्वेश्चंस क्रिएट करती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो डू लाइक एंड डू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्राक्षी क्लासेस चैनल को। अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस ऑन कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपके पास हर एक वीडियो ऑन टाइम पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन में कोई भी डिले ना कर सके। So please don't forget to subscribe and do like the video। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और फीडबैक मुझे चाहिए कि आप लोगों को और वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए, मेरे को ये फीडबैक आपसे चाहिए कि किस टॉपिक्स पे मैं और वीडियोस क्रिएट करूं जिसमें आपके डाउट्स हैं या जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उन कंसेप्ट्स में मैं की हेल्प करना चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको किन कंसेप्ट्स में आपको थोड़ा सा हार्ट टाइट है या किन कंसेप्ट्स में आपको थोड़ी सी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।